Hello students, myself Ganesh Chauhan, बॉटनी फैकल्टी CLC सीकर। हम लोग साइटोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने सेंट्रोसोम की स्टडी की है। उसमें सेंट्रियोल क्या होते हैं, सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंस कहाँ होती है, इससे संबंधित है। अब हम लास्ट में यहाँ पर माइक्रो बॉडीज़ की स्टडी करते हैं। माइक्रो बॉडीज़, एनसीईआरटी ने माइक्रो बॉडीज़ के नाम पर कुछ स्टडी की है। माइक्रो बॉडी, माइक्रो बॉडीज़, इन्हें हम छोटे सूक्ष्म कोशिकांग भी कह सकते हैं। ये होती क्या है? यह है एक झिल्ली से आवृत सूक्ष्म कोशिकांग होते हैं, जिनमें विशेष रूप से एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम का होना जरूरी है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, एंजाइम इनमें प्रेजेंस होते हैं। यह है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में ही होंगे। प्रोकैरियोट कोशिका में अनुपस्थित। प्रोकैरियोट में कभी भी नहीं पाई जाएंगे क्योंकि इन पर मेम्ब्रेन पाई जाती है। और एनसीईआरटी का ये कहना है कि जो मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग होते हैं वो प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते। इसीलिए हम मान के चलते हैं कि ये सिर्फ यूकैरियोट में पाए जाते हैं। इन्हें सामान्यतः जो खोजने वाला साइंटिस्ट था वो रॉडेन टॉलवर्ट, इन्होंने खोजा था। ये इनका जो ओवरऑल साइज होता है, ये गोल अंडाकार होते हैं और इनका एवरेज साइज लगभग 1 μm के आसपास होता है। इससे ज़्यादा बड़े नहीं होते। कोई 0.2 μm से लेकर 1 μm तक होता है, कोई 1.2 तक होता है। तो कह सकते हैं यह गोल अंडाकार छोटे लगभग होते हैं। ऐसे इसके अंतर्गत हम किसे पढ़ें?
तो कह सकते हैं कि इसमें पेरोक्सिसोम ऑक्सीसोम ग्लाइऑक्सीसोम स्फीरोसोम का अध्ययन किया जाता है। पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सीसोम एंड स्फीरोसोम, इन्हें हम खास तौर से माइक्रोबॉडी सूक्ष्म कोशिकांगों में स्टडी करते हैं। एक एक की स्टडी करते हैं। पर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम ये इसे रॉडिन ने चूहे की किडनी में खोजा था। अच्छा, इसे यूरेकोसोम भी कहते हैं। यूरेकोसोम भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम सबसे पहले इसमें डिस्कवर हुआ था, इसीलिए हम यूरेकोसोम भी कहते हैं। क्योंकि इसमें यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें कैटालीज एंजाइम भी पाया जाता है। इसमें कैटालीज एंजाइम भी उपस्थित। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके लिए ये भी है कि इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, यूरेट एंड कैटालीज। अच्छा जी, इसे पेरोक्सिसोम क्यों कहते हैं? इसमें H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अभिक्रिया होती है, अतः पेरोक्सिसोम कहते हैं। कहा जाता है। यह
जंतु एवं पौधों या पादप दोनों में उपस्थित रहता है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्लांट में क्या कर रहा है और एनिमल में, क्योंकि बायोलॉजी का नियम है कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल या कोई भी स्ट्रक्चर यूजलेस नहीं होता। बायोलॉजी में कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसकी कोई वजह है, उसकी कोई प्रॉपर फंक्शनिंग है। तो कह सकते हैं जंतुओं में यह किडनी लिवर भाग में अधिक होता है। किडनी में यह जो ह्यूमंस, खासतौर से मनुष्य, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन करते हैं, इनटेक करते हैं, उसका डिटॉक्सिफिकेशन पैरोक्सिसोम के जरिए किडनी में किया जाता है। तो कह सकते हैं किडनी में यह अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन संपन्न करता है, यानी कि निर्विषाक्तीकरण की प्रोसेस इसके द्वारा संपन्न की जाती है, विशेष रूप से मनुष्यों की किडनी में। विशेष रूप से मनुष्यों के किडनी भाग में। अच्छा, अब प्लांट में क्या कर रहा है? तो प्लांट के लिए कहा जाता है खास तौर से जो C3 प्लांट होते हैं। C3 प्लांट का मतलब है कि जिनमें प्रथम स्थायी यौगिक कहीं ना कहीं 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि 3 कार्बन का है वो निर्मित होता है, तो हम उन्हें C3 प्लांट कहते हैं। C3 प्लांट नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। उनमें खास तौर से ये प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण का कार्य करता है। तो C3 पौधों जैसे एक दो बता दूं मैं, जैसे गेहूं, धान, सरसों आदि में यह मतलब पैरोक्सिसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया के साथ मिलकर प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन
अंग्रेजी में कहें तो फोटो रेस्पायरेशन संपन्न करता है। अब आप लोगों के सामने सबसे जो फर्स्ट टाइम इन्हें स्टडी कर रहे हैं, एक प्रश्न दिमाग में उठ रहा होगा कि ये प्रकाश श्वसन है क्या, फोटो रेस्पिरेशन है क्या। फोटो रेस्पिरेशन मुख्य रूप से संपन्न होता है परोक्सीसोम के द्वारा, लेकिन इसमें सहायता ली जाती है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की। तो मैं आपको पहले फोटो रेस्पिरेशन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर ये है क्या। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है समझें। जैसे एक लीफ है लाइक दिस, ये एक लीफ है। अब इस लीफ में लाइट की प्रेजेंस है। लाइट के प्रेजेंस में यहाँ एटमॉस्फेयर से CO2 इनटेक होता है। वाटर इस स्टेम के जरिए पास आउट होता है, ये यहाँ से जाता है और इसमें बनता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। दो चीज़ें ली गई, वाटर एंड CO2, और रिलीज किया गया O2। और ये इस पौधे ने इस लाइट का यूज किया है। तो इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं। लेकिन जब ये काम रिवर्स फॉर्म में स्टार्ट हो जाए, रिवर्स से मतलब है कि प्लांट O2 को इनटेक करे और यहाँ से CO2 को रिलीज करना स्टार्ट कर दे, लेकिन याद रहे लाइट की उपस्थिति होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम कहना स्टार्ट कर देंगे प्रकाश तो होना ही चाहिए, प्रकाश श्वसन। इसे हम कहेंगे प्रकाश श्वसन, मतलब फोटो रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पिरेशन। तो ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की रिवर्स प्रोसेस है। प्लांट, खासतौर से C3 प्लांट, इसमें एक रूबिस्को की कहानी आती है जो आगे आप लोग स्टडी करेंगे। हालांकि क्लोरोप्लास्ट में हम लोगों ने एक बात करी थी रूबिस्को की, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये इसका फुल फॉर्म है। ये ऑक्सीजनेज एंड कार्बोक्सिलेज दोनों की तरह वर्क करता है। ये दोहरा नेचर शो करता है, ये ड्यूअल नेचर शो करता है। इसे हम पहले भी समझ चुके हैं, ये रूबिस्को है। ये CO2 से भी बाइंडअप्स हो जाता है, बंधुता शो करता है, एंड O2 के साथ भी करता है। तो होता ये है कि जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, किन्हीं कारणों बस तेज प्रकाश होता है, ऐसी परिस्थितियों में C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण न होकर प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब अब ये जो रूबिस्को है, ये CO2 को इनटेक न करते हुए, ग्रहण न करते हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करना स्टार्ट कर देता है। ऑक्सीजन जैसे ही इस पत्ती की कोशिकाओं में पहुंचता है, श्वसन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, श्वसन की प्रक्रिया बढ़ जाती है।
और यहाँ से ऑक्सीजन लिया जाता है, CO2 को छोड़ा जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में अगर यहाँ श्वसन की दर बढ़ जाती है तो हम इसे प्रकाश श्वसन कहते हैं, और ये मुख्य रूप से संपन्न कराया जाता है पेरोक्सीसोम में। इसमें मदद दी जाती है या मदद ली जाती है प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया की। इसके लिए कहा जाता है कि फोटो रेस्पिरेशन एक नष्टकारी अभिक्रिया है, एक विघटनकारी अभिक्रिया है, लेकिन इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें ग्लूकोज का अपघटन तो होता है लेकिन ऊर्जा ATP के रूप में उत्पन्न नहीं होती है, इसीलिए इसे वेस्टफुल मैकेनिज्म कहते हैं। ये अगर होते हैं तो पौधों में उत्पादकता कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि C3 पौधों की जो उत्पादकता है वो अपेक्षाकृत कम मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये विशेष परिस्थितियों में प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया संपन्न कर सकते हैं, और ये प्रक्रिया मुख्य रूप से संपन्न कराई जाती है पेरोक्सीसोम के जरिए। ये बड़ी ख़ास बात है। तो वजह आपको समझ में आ गई। मैंने कहा कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल, कोई भी बायोलॉजी का स्ट्रक्चर किसी खास वजह से ही एक सेल में मौजूद होता है। तो अपन ने देखा है कि जंतुओं में इसके जरिए जो अल्कोहल है या अन्य टॉक्सिक पदार्थ हैं, विषाक्त पदार्थ हैं, उनका ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, और पौधों में ये प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। तो ये इनके खास फंक्शन हैं, और इसी के कारण ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंस रहते हैं, पाए जाते हैं। कायदे से देखा जाए NCERT ने पेरोक्सीसोम की बात आपको फोटो वो प्रकाश संश्लेषण वाले हिस्से में थोड़ी एक्सप्लेन की है, वहाँ आपको ये मदद करेगा। देखो, फिर कह दूँ कि ओवरऑल हमारा जो कंसेप्ट है या हमारा उद्देश्य है वो ये है कि आप एक बार साइटोलॉजी को ठीक से समझ लें तो बायोलॉजी के दूसरे हिस्सों में भी आपको आसानी हो जाएगी। और प्रकाश श्वसन आपको फोटोसिंथेसिस वाले हिस्से में पढ़ने को मिलेगा ही, तो ऑब्वियसली ये तुम्हें पढ़ना ही है, इसे समझना ही है, और इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन भी बनते हैं। देखो, एक क्वेश्चन इस पर अक्सर बनता है जो मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रकाश श्वसन संपन्न करता है? पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा पेरोक्सीसोम, चौथा लाइसोसोम। ओब्वियसली तीसरा इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगर हम यहाँ ऑल ऑफ दीज ऑप्शन देते लाइसोसोम की जगह, ऐसी परिस्थितियों में आप ऑल ऑफ दीज आंसर लगाते। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम प्रायोरिटी पेरोक्सीसोम को देते हैं। हालांकि इनके लिए तीनों ही सेल ऑर्गेनेल का होना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो ये थी कहानी पेरोक्सीसोम की। अब थोड़े से और कंसेप्ट ले लेते हैं। इसका व्यास या पेरोक्सीसोम का व्यास, पेरोक्सीसोम का व्यास
ये लगभग होता है 0.2 μm से लेकर 1.2 μm, ये इसका व्यास होता है। आपको याद हो तो हम लोगों ने ER के डिफरेंस पढ़े थे, SER RER। उसमें भी मैंने ये बात बता रखी है कि पेरोक्सिसोम का निर्माण RER करती है, और हमने वहाँ पर फंक्शन में ERK में ये भी कहा था कि एक झिल्ली युक्त कोशिकांग कोई भी हो उसे ER के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। तो हम एक बार फिर से इसमें बात करते हैं। इसका निर्माण RER के द्वारा किया जाता है। RER इससे खास तौर से बनाएंगे, SER नहीं, क्योंकि SER उन्हें बनाते हैं जहाँ पर कि वसा का संग्रह होता है। तो हम ग्लायोक्सिसोम एंड स्पिरोसोम, इनके फॉर्मेशन के लिए हम SER को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, लेकिन जब बात होती है पेरोक्सिसोम की तो ये RER के द्वारा बनता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पहलू है। अब ओबियसली चूँकि हमें हर पहलू पर ध्यान देना है, तो हम बात करेंगे कि आखिर इनके फंक्शन क्या है। तो फंक्शन के लिए ज़रा समझ लेते हैं। पेरोक्सिसोम के कार्य, फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम। पहला फंक्शन क्या? C3 पौधों में प्रकाश श्वसन संपन्न कराते हैं, पहला फंक्शन। दूसरा, किडनी भाग में यह अल्कोहल आदि का विषाक्तीकरण संपन्न कराते हैं। तीसरा, इनमें H2O2 अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो ये इनके फंक्शन इस तरीके से। अब इसमें अगर कोई डिटेल हम देते हैं तो वो फिर प्रकाश श्वसन की आ जाती है, और वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये थी पेरोक्सिसोम की कहानी। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर अपन ने एक और सेल ऑर्गेनेल की स्टडी इसमें इंक्लूड की है, वो है ग्लायोक्सिसोम। ग्लायोक्सिसोम क्या है?
ऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम क्या है? ऑक्सीसोम। ये कुछ खास है, कह सकते हैं यह भी एक झिल्ली से आवृत सूक्ष्म काय माइक्रोबॉडी हैं जिन्हें एक साइंटिस्ट हुए हैं ब्रैंडन विच। हालांकि एनसीईआरटी में ग्लाइऑक्सीसोम पर उतनी डिटेल नहीं की गई है, फिर भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ब्रैंडन विच के द्वारा कैस्टर अरंडी में की गई थी। यह इनकी उपस्थिति कहाँ होगी? उपस्थिति, वेयर दे आर प्रेजेंस। तो उपस्थिति बड़ी खास है। ये खास तौर से हायर प्लांट में, अच्छा ये जंतुओं में नहीं होता है, नंबर 1। ये खास तौर से उन प्लांट में पाए जाएंगे जहाँ वसा उपापचय क्रिया होती है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन फैट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से होता है। इसमें एक ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलती है। ग्लाइऑक्सिलेट क्या करती है? ग्लूकोज को वसा में और वसा को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करती है। तो हम कह सकते हैं यह उच्च वर्गीय पौधों विशेष रूप से वसा संग्रह एवं वसा उपापचय संग्रह करने वाले पौधों में होते हैं। में होते हैं ये, जहाँ फैट स्टोर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी वहीं पर ये पाए जाएंगे। जैसे सरसों है, अरंडी है, कैस्टर, सोयाबीन है, आदि यहाँ। निम्न वर्गीय जो पौधे होते हैं उनमें ये कभी नहीं पाए जाते। लोअर प्लांट में ये एब्सेंट होते हैं। अच्छा, जंतुओं में भी नहीं पाए जाते। निम्न वर्गीय पौधों
तथा जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। टोटली एब्सेंट इन एनिमल्स, ऐसे इनके द्वारा ग्लाइऑक्सैलेट चक्र संपन्न होता है। ये ग्लाइऑक्सैलेट साइकिल क्या है? एक्चुअली फोटोसिंथेसिस से बनता है ग्लूकोज। ये क्या होता है? बीज निर्माण के समय क्या होगा? बीज निर्माण के समय ये बन जाएगा, वसा में स्टोर हो जाएगा और वसा कन्वर्ट हो सकती है फिर से ग्लूकोज में बीज अंकुरण। सीड में जब जर्मिनेशन होता है उस टाइम ये दोबारा से ग्लूकोज में बदल जाता है। बीज का जब निर्माण हो रहा होता है तो ये वसा में बदल जाता है। जैसे सरसों का पौधा है, सरसों के पौधे की जो पत्तियां हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज ही बनता है। लेकिन जैसे ही वो ग्लूकोज उसके बीज में पहुंचता है, उसके फ्रूट के अंदर, सरसों हुई, अरंडी हुई, अन्य जिसमें वसा संग्रह होता है, वहाँ जाके वो ऑयल में बदल जाता है। जैसे सरसों के ही प्लांट की बात करी जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइऑक्सैलेट साइकिल। ये तो इसे ग्लाइऑक्सैलेट साइकिल कहा जाता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली इन पर एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है। पैरोक्सिसोम की डिटेल होना ज़रूरी है क्योंकि प्रकाश श्वसन एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया है। ये तो अब हम देखें कि यहाँ इनका निर्माण किससे होता है। ग्लाइऑक्सिसोम का निर्माण SER चिकनी ER द्वारा होता है, इनका व्यास भी लगभग 1 म्यूएम माना जाता है। ऐसे ये हो गई। इनका कार्य क्या होगा?
कार्य, यह वसा वसीय पदार्थ संग्रह करने वाले पौधों में वसा एवं ग्लूकोज के परिवर्तन संपन्न करते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी संपन्न होती है। ठीक है, तो ये इनके मेन फंक्शन है। अब हम एक और बॉडी की बात करते हैं, उसका नाम है स्फीरोसोम। स्फीरोसोम, इस पर भी एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल नहीं दी है, लेकिन 2-4 लाइनें हम इस पर समझते हैं। तो स्फीरोसोम का भी कनेक्शन कुछ कुछ ग्लायोक्सिसोम से है, लेकिन इनकी उपस्थिति भी हायर प्लांट में ही पाई जाती है, लोअर प्लांट में ये एब्सेंट होते हैं। इन्हें वास्तव में एक बड़ी इंटरेस्टिंग पहलू है कि हायर प्लांट में लाइसोसोम नहीं होते, तो वहाँ अगर डाइजेशन की कोई प्रोसेस कंप्लीट कराता है तो वो है स्फीरोसोम। स्फीरोसोम को हायर प्लांट का लाइसोसोम भी कहा जाता है। तो कह सकते हैं यह एक झिल्ली आवृत सूक्ष्मकाय हैं, जिन्हें एक साइंटिस्ट हुए पर्नर के द्वारा खोजा गया। यह वसा उपापचय से संबंधित उच्च वर्गीय पौधों में पादप लाइसोसोम की तरह कार्य करते हैं। ऐसे वसा उपापचय से संबंधित उच्च वर्गीय पौधों में पादप लाइसोसोम की तरह कार्य करते हैं। ऐसे इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई?
अच्छा तरह पाए जाते हैं, लेकिन जंतुओं एवं प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होते हैं, totally absent in animals and prokaryote, even lower plants, ये absent होते हैं। इनका निर्माण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, ये बात ओबियसली इनका फंक्शन एक ही है, वो है ये कहीं ना कहीं भाग लेते हैं आपके ऐसे लाइसोम वर्क करते हैं। हायर प्लांट में लाइसोम की तरह इन्हें माना जाता है। इससे ज़्यादा इनकी इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है। अब हम एक और NCERT के हेडिंग में चलते हैं जिसका नाम है कोशिका पंजर, साइटोस्केलेटन। इसी लेक्चर में हम थोड़ी सी स्टडी इस पर भी करेंगे। NCERT ने 2 या 3 लाइन में इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। नेक्स्ट हेडिंग है साइटोस्केलेटन। इसे कोशिका पंजर कहा जाता है। पंजर, ये पंजर, साइटोस्केलेटन मतलब ये एक सेल को कहीं ना कहीं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में सहायक होते हैं। तो कह सकते हैं यह भी सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होता है। ऐसे प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते। यह है प्रोटीन। अब वो प्रोटीन कई हो सकती है, ट्यूबुलिन, माइक्रोट्यूब्यूल खास तौर से, ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, डेस्मिन आदि से बने
बुनियाद से बने जाल के रूप में कोशिका द्रव्य भाग में पाए जाते हैं। ऐसे यह कोशिका को यांत्रिक सहारा मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। अतः इन्हें एंडोस्केलेटन ऑफ सेल कोशिका का अंतःकंकाल भी कहा जाता है। एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ऐसे जाल जैसा है, नेट लाइक स्ट्रक्चर है, पूरे साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, बिखरा रहता है। ये तंतु इलास्टिक नेचर के तन्य प्रकृति के हो सकते हैं, अतन्य प्रकृति के हो सकते हैं, ठोस हो सकते हैं, खोखले हो सकते हैं। यह ठोस, खोखले, तन्य, अतन्य, नॉन इलास्टिक, प्रकृति के होते हैं। जैसे एक्टिन मायोसिन है, वो इलास्टिक नेचर के होते हैं और इनकी वजह से सेल में मूवमेंट होता है। स्यूडोपोडिया है, सेल डिवीजन है, इनका ये मदद करते हैं। इन्हीं के जरिए जहाँ सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रियोल जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं, वो अगर नहीं है तो माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। कह सकते हैं यह कोशिका गति जैसे स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन जो अम्लीय बनते हैं, गति, जीव द्रव्य संकुचन, कोशिकांग
वितरण जैसा कार्य करते हैं, ऐसे जैसा कार्य करते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? हालांकि एनसीईआरटी ने इन पर बात नहीं करी है कि टाइप्स क्या है, फिर भी हमें थोड़ा आना चाहिए इनके बारे में। मॉड्यूल में इन पर डिटेल बात करी गई है, डिस्कशन किया गया है। टाइप्स ऑफ कोशिका पंजर के प्रकार। कोशिका पंजर के प्रकार, तो कोशिका पंजर के प्रकार क्या होंगे? जैसे माइक्रोट्यूब्यूल, ये ऐसे कहा जाता है कि यह ट्यूब्यूलिन से निर्मित ठोस धागेनुमा होते हैं जो अल्फा तथा बीटा ट्यूब्यूलिन से बने हैं, ऐसे। अच्छा, अब दूसरा जैसे माइक्रोफिलामेंट। यह तन्य इलास्टिक प्रकृति के हैं, प्रकृति के तंतुमय संरचना है। जो कोशिका विभाजन सीडोपोडिया निर्माण, आभासी कोट निर्माण जैसा कार्य करते हैं, ऐसे। एक होते हैं इंटरमीडिएट तंतु। यह कोशिका में डेस्मिन, केराटिन, प्रोटीन युक्त होते हैं। जो कोशिकीय परतों आदि को निर्मित करते हैं।
ऐसे। इसके बाद जस्ट एक पॉइंट और खास है, जिनमें कहीं ना कहीं सेंट्रियोल नहीं होता, उच्च वर्गीय पौधों में कोशिका विभाजन के लिए साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर की तरह तंतु की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देने के बाद में ये भी कार्य करता है। क्योंकि हम लोग मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये 17th लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया है माइक्रो बॉडीज़ एंड साइटोस्केलेटन, कोशिका पंजर। अब हमारे पास यहाँ से आगे मैं चाहता हूँ कि हम एक बार फिर से प्रोकैरियोटिक सेल पर स्टडी करें। प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर है उसे समझें। अब शायद हमको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि हमने एक यूकैरियोटिक सेल को अच्छे से पढ़ा है। अब उसके रेस्पेक्ट में हम प्रोकैरियोट को बड़े आराम से समझ सकते हैं कि उसकी सेल वॉल में क्या था, इसकी सेल वॉल में क्या है, उसके फ्लैजेला कैसे थे, इसके कैसे हैं, यूकैरियोट की मेम्ब्रेन कैसी थी, प्रोकैरियोट की मेम्ब्रेन कैसी है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम प्रोकैरियोट में कौन करता है, सेल इंक्लूजन क्या है, गैस वैक्यूल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो ये इसके बाद में हम लोग उसी की स्टडी एक बार करेंगे और उसके बाद में हम लोग प्रोकैरियोट यूकैरियोट में स्टडी करने के बाद में एनिमल प्लांट सेल में एक डिफरेंस भी पढ़ेंगे। अब ओवरऑल हम स्टडी कर चुके हैं तो डिफरेंस बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। फिर हम न्यूक्लियस में एंटर होंगे, न्यूक्लियस की स्टडी, फिर क्रोमोसोम, उसके बाद सेल डिवीज़न की स्टार्टिंग होती है। ओके, थैंक यू।